श्रोताओं, 15 नवंबर से हम मना रहे हैं नवजात शिशु देखभाल सप्ताह और आज इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारे इस कार्यक्रम में मेहमान हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव। डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, ये जो नवजात शिशु देखभाल सप्ताह है, इसका क्या महत्व है और इसको मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? हमारा ये जो नवजात शिशु ये पूरा वीक जो हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में न्यूबॉर्न की मोर्टेलिटी, जो कि नवजात शिशु की मोर्टेलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो हम ये चाहते हैं कि इस वीक के थ्रू सबको ये मालूम चल जाए कि क्या क्या प्रिकॉशंस बच्चे में लेने चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा घर पे डिलीवरी ना करा के हमें हॉस्पिटल में डिलीवरी करानी चाहिए। जो संस्थागत प्रसव जिसे हम कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इस पे सरकार का भी काफ़ी जोर है और आमतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर ये देखने में आता है कि वहीं किसी दाई से ये सब करा लिया जाता है और उसके जो परिणाम हैं कई बार बहुत ही भयानक भी होते हैं नवजात की, और कई बार तो माँ की भी मृत्यु हो जाती है। तो डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि गर्भावस्था से ही हम यदि माँ की उचित देखभाल करते हैं तो जो नवजात शिशु पैदा होगा वो स्वस्थ होगा। मदर के लिए ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये प्रेगनेंसी को 3 भागों में बांटा गया है। तो इन 3 भागों को आपको इंस्टीट्यूशन में जाके आपको प्रॉपर तरीके से अपना चेकअप कराना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमको ये मालूम रहता है कि बच्चे का पेट में कैसा पालन पोषण हो रहा है और प्रॉपर तरीके से माँ की केयर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, माँ का खान पान जो है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो मदर को आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, कहीं खून की कमी तो नहीं है, जिससे कि बच्चा जो पैदा होगा उसमें भी खून की कमी होगी और उसमें भी आयरन डेफिशिएंसी होगी बच्चे को। तो इसलिए माँ का खान पान पे स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। जो अंतिम समय है, यानी कि जो लास्ट ट्रिमेस्टर है, जबकि नवजात शिशु को जन्म देती है माता, उस दौरान किस तरह की सावधानी की आवश्यकता है? उस समय माँ को सबसे पहले कि ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस समय अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बच्चा कभी भी पैदा हो सकता है, अपने समय से पहले पैदा हो सकता है। अगर मदर बहुत ज़्यादा उस समय काम और ये सब कर रही है तो कहीं स्लिप कर गई तो ऐसे में अबॉर्शन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इन सब प्रिकॉशंस को लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा ही देखते रहना चाहिए और इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्शन रहना चाहिए मदर का, कि कहीं से कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। बहुत लोगों को भीड़ भाड़ की जगह पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर माँ को इन्फेक्शन होता है तो माँ के पेट के थ्रू प्लेजेंटा जो होता है उसके थ्रू बच्चे को भी होने के चांसेस पूरे रहते हैं। आपने समय से पूर्व जन्म हो सकता है आपने कहा, तो हम अक्सर देखते हैं कि आजकल इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर जो समय से पूर्व बच्चे हो जाते हैं उनकी देखभाल की जाती है। ये समय से पूर्व जो जन्मे बच्चे हैं और जिनका वज़न कम होता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि इनको किस तरह से इनकी देखभाल की जाती है। समय से पूर्व, जैसे कि हम कहते हैं कि 37 वीक्स पे हम मानते हैं कि प्रेगनेंसी टर्म प्रेगनेंसी हो जाती है, तो 37 वीक्स से अगर कम होती है प्रेगनेंसी तो हम उसे समय से पूर्व बोलते हैं, जिसको कि हम प्रीटर्म या प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं। तो इसमें बच्चा आपका 800 ग्राम, 700 ग्राम, 900 ग्राम से लेके हमारे पास 2.5 किलो से कम के बच्चे होते हैं। तो ऐसे में बच्चे को हम लोग को स्पेशल केयर, जिसे कि NICU या न्यूनेटल केयर कहते हैं, तो ऐसे में बच्चे को कभी कभी वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ग्लूकोज देने की ज़रूरत पड़ती है, आर्टिफिशियल तरीके से प्रोटीन फैट देना पड़ता है इन बच्चों को। और इन बच्चों को कम से कम अगर 1 किलो का बच्चा है तो उसे 1.8 तक पहुंचाना रहता है, माँ को फीडिंग करना सिखाना रहता है और इन बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना, इम्यूनिटी इनकी बहुत कम होती है तो उसको भी सही तरीके से ट्रीट करना बहुत आवश्यक है। आमतौर पर जब संस्थागत प्रसव होता है, किसी हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है, तो ये बात देखी जाती है और इन बातों पर विशेष गौर किया जाता है। डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, लेकिन एक माँ के लिए क्या सलाह है आपकी? माँ के लिए मेरी ये सलाह है कि मदर जितना हो सके
अपनी ट्रैवलिंग सबसे कम रखे। अगर अपना काम कर रही है तो उसको स्ट्रेस फ्री काम करे, एकदम भी चिंता और ये सब चिंता मुक्त रहना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी पीरियड में। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अगर स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस में मदर का अक्सर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ने के केसेस काफ़ी पाए जाते हैं, तो उससे फिर बच्चे पे भी इफ़ेक्ट आता है। तो इसलिए जो भी प्रेगनेंसी रहे हमारी वो स्ट्रेस फ्री रहे, तो बच्चा भी जो हमारा पैदा होगा स्ट्रेस फ्री और एक हेल्दी बच्चा पैदा होगा। जी, ऐसा कहा जाता है कि नवजात शिशु को गाढ़ा पीला दूध जो है, प्रथम जो दूध है वो पिलाना बहुत आवश्यक है और 6 माह तक तो बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहेंगे? 100% माँ का पहले 3 दिन का जो मिल्क आता है वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा और जिसे पीला दूध जो होता है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पहले हमारे गांव में और शहरों में भी कुछ जगह उसको निकाल के फेंक दिया जाता था, बट उस दूध में इतनी क्षमता रहती है कि वो पूरे बच्चे के लाइफ टाइम रहता है वो, और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और बच्चे को माँ का दूध इतना इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि फ्री फॉर्म में अवेलेबल है, बेस्ट है बेबी के लिए, क्योंकि बेबी को वो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रहा है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, आस्थमा से बचा रहा है, फ्यूचर लाइफ में डायबिटीज़ से बचा रहा है। तो कम से कम मदर को 6 महीने बच्चे को अपना दूध पिलाने ही पिलाना चाहिए। पानी के बारे में क्या राय है आपकी? पानी एकदम नहीं, क्योंकि माँ के मिल्क में पानी होता है, तो इसलिए 6 महीने तक किसी भी फॉर्म में बच्चे को पानी नहीं देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आजकल एक ये शब्दावली बहुत प्रचलन में है, हाइपोथर्मिया। ये क्या हुआ? हाइपोथर्मिया का मतलब होता है बच्चे को ठंड लग जाना, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसका बॉडी का सरफेस एरिया कम है, तो उसको ठंडक लगने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जितना हम पहनते हैं उससे एक ज़्यादा बच्चे को पहनाओ। अगर हम 2 स्वेटर पहन रहे हैं तो बच्चे को 3 स्वेटर पहनाओ। तो टर्म बेबी को कम से कम प्रॉपर तरीके से ढक के रखना चाहिए। और अगर हाइपोथर्मिया में बच्चा चला जाता है तो बड़ा ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है वो, और उससे बच्चे को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से, अभी जैसे विंटर्स चल रहे हैं तो इसमें बच्चे को टोपी पहनाना, मोज़े पहनाना, हाथ में ग्लव्स पहनाना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। और यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूम हीटर भी जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें ऑयल हीटर यूज़ किया जाए, ना कि हम लोग जैसे कोयला जलाते हैं कि बच्चे को उससे तापें। नहीं, ये कोयले से निकलने वाला जो धुआं होता है जिसमें कि मैक्सिमम कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो बच्चे को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रहा होता है, उसे हम साइलेंट किलर कहते हैं। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इवन अगर आप वार्मर का भी प्रयोग करते हैं तो जो रॉड वाले वार्मर्स आते हैं वो मोर देन सफिशिएंट है बच्चे के लिए। डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, अब टीकाकरण की बात करते हैं। वो कौन से आवश्यक टीके हैं जो जन्म के तुरंत बाद लगाए जाते हैं, और जब हम संपूर्ण टीकाकरण की बात करते हैं तो वो कौन कौन से टीके हैं? तो जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय हम लोग 24 घंटे के अंदर BCG का लगाते हैं, जो कि ट्यूबरक्लोसिस करके बीमारी होती है उससे प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली ये लंग्स की टीबी के लिए नहीं होता है, ये ब्रेन की टीबी के लिए होता है, या पूरी बॉडी में अगर टीबी फैल जाती है तो उससे ये BCG प्रोटेक्ट करता है। दूसरा जो हम लगाते हैं हेपेटाइटिस B का टीका लगाते हैं, और तीसरा लगाते हैं पोलियो वायरस के लिए, जो कि पोलियो ड्रॉप्स देते हैं हम लोग। उसके बाद फिर 6 हफ्ते के बाद हम लोग DPT लगाते हैं, जिसमें कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस के लिए लगाते हैं। उसमें फिर हेपेटाइटिस B है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। आजकल हम लोग निमोनिया का बहुत ज़्यादा, क्योंकि निमोनिया से होने वाली मृत्यु हमारे यहाँ हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है, तो उससे भी प्रोटेक्शन मिलता है। और एक रोटा वायरस वैक्सीन आती है, जो कि रोटा वायरस डायरिया, जो कि नंबर 2 कॉज है हमारे हिंदुस्तान में मृत्यु के लिए बच्चों के, तो उससे भी प्रोटेक्शन होता है। तो इन टीकाकरण से अब हमारी जो नियोनेटल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी काफ़ी कम हो गई है। हम नवजात शिशुओं की देखभाल की बात कर रहे हैं डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव। हम जानना चाहेंगे कि नाभि को लेकर भी हमारे समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, और
नाभि को निकाल के फेंक भी दिया जाता है, कुछ लोग उसको सुरक्षित रखते हैं, कई बार नाभि के ऊपर कई तरह के लेप लगाए जाते हैं, तो ये कितना सही है? नाभि का जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। और ये हम बहुत पुराने टाइम से देखते हुए आ रहे हैं कि काऊ डंग लगाया जाता था पहले नाभि के आसपास, जिससे कि बच्चे को बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता था, जिसको कि हम लोग अम्बिलिकल सेप्सिस कहते हैं, और उससे बहुत कॉमनली बच्चों की मृत्यु भी हो जाया करती थी। तो अब आजकल के प्रचलन में हम लोग 1% भी इसको प्रमोट नहीं करते हैं कि ये सब करिए। हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ उसको सूखने दीजिए, ना तो उस पर कोई ऑयल लगाइए, ना कुछ करिए, बल्कि एक नियोस्पोरिन पाउडर आता है जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है, वो हम लोग डालते हैं कि वो आराम से सूख जाए और उस पर कोई इन्फेक्शन ना हो। डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, मातृ शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है देश में और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि संस्थागत प्रसव ही हो। और दूसरी बात जो आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि स्तनपान माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत आवश्यक है, तो एक बार पुनः हमारे श्रोताओं को ये बात बताएं। अगर हम हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी कराते हैं तो बच्चे के बचने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा नहीं रोया क्योंकि बच्चे के लंग्स में पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं गई, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं हॉस्पिटल में कि तुरंत एक ट्यूब डाल के लंग्स को इन्फ्लेट कर देते हैं, जिससे कि बच्चा तुरंत रोने लग जाता है। और वही बच्चा अगर हमारे घर में पैदा होता है तो ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती है कि हम तुरंत उसको ट्यूब डाल के उसके ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दें बच्चे को, तो इससे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे की जो डिलीवरी हो वो हॉस्पिटल सेटिंग में हो, इंस्टीट्यूशन में हो। और दूसरा, मदर को कभी कभी क्या होता है नॉर्मल डिलीवरी में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, तो ऐसे में माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा है, उसमें कभी कभी मदर की भी मृत्यु हो जाती है और बच्चे की भी। अगर वही डिलीवरी हम इंस्टीट्यूशन में करा रहे हैं तो दोनों ही सेफ रहेंगे। तो अंत में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश है आपका? मेरा ये है कि एक तो आपको जो हो सके हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी कराएं, बच्चा भी सेफ रहेगा, माँ भी सेफ रहेगी। दूसरी चीज़, सिर्फ 6 महीने तक माँ का दूध पिलाएं बच्चे को, सही समय पे बच्चे का टीकाकरण करते रहें ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। तो डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने नवजात शिशु देखभाल सप्ताह के अवसर पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू।